चैप्टर नंबर 5 हम लोग पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 5 के ऊपर है। आप लोग के अंदर 11th स्टैंडर्ड के अंदर जब लेक्चर के अंदर फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 जो चीज है, सेकंड टर्म जो आने वाली है ना, वो आपकी बहुत नजदीक आ जाएगी। हम लोग इस चैप्टर के अंदर ज्यादा टाइम इसलिए देंगे क्योंकि इसका मार्क्स का वेटेज जो है ना, 50 मार्क में से 11 मार्क का ये चैप्टर है, तो 1/5 के आसपास इस चैप्टर का वेटेज है। और इसका 12th के अंदर वेटेज 22 मार्क का हो जाता है। तो 100 मार्क के पेपर के अंदर 22 मार्क का ये कॉन्सेप्ट है। इन दोनों को छोड़ दो, 11th-12th को, जब तक के लिए अकाउंट्स आएगा तब तक के लिए इस चैप्टर का वेटेज आने ही वाला है। तो बहुत ही फंडामेंटल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारे लिए। लेक्चर नंबर 0 मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने लेक्चर नंबर 0 नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ देख लेना, तभी जाके लेक्चर नंबर 1, 2, 3 समझ में आएगा। इस पूरी चीज के अंदर मैं लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नाम नहीं दूंगा, मैं क्वेश्चन वाइज नंबर दूंगा। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के लेक्चर के अंदर। ये हमारा चैप्टर जो है उसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? तो हमने जिस दिन कॉमर्स लिया था उस दिन हमने सोचा था कि एक सब्जेक्ट आएगा हमारा, उस सब्जेक्ट का नाम होगा अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी से पहली चीज दिमाग में बत्ती जलती थी वो ये थी कि अकाउंट्स का मतलब क्या है? ये मुनाफा नुकसान ढूंढने वाली चीज। तो जब मैं बात कर रहा हूं मुनाफा और नुकसान ढूंढने वाली चीज की, अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मुनाफा नुकसान के मतलब क्या हो गया कि भाई मुझे प्रॉफिट लॉस जानना है। अब प्रॉफिट लॉस कैसे पता चल सकता है? अब अगर एक सिंपल सी हम लोग गणित करें, थोड़ा टॉपिक से हटके, मान लो आप दिवाली के अंदर किधर घूमने गए थे, बरा अब घूमने गए थे तो घूमने जाते वक्त हम लोग को क्या अंदाजा नहीं होता, हम लोग गए वहां पे, किधर टैक्सी की, किधर खाना खाया, किधर प्यास लगी थी, हमने कुछ पी लिया, जो भी कुछ किया। अगर हमने रिकॉर्ड रखा होता तो घर पे आने के बाद हम देख सकते थे कितना खर्चा कहाँ कहाँ पे हुआ है। तो ये काम हम लोग कर सकते थे। तो रिकॉर्डिंग वाज द एसेंशियल पार्ट टू नो द रियल पिक्चर। तो सेम चीज आपने जो पार्ट 1 में काम किया ना, वो लेबरस और क्लेरिकल वर्क था। ये काम आप लोग नहीं करने वाले इस लेवल पे। आप जिस टाइम पे ग्रेजुएट होके पास होंगे तो आप वो काम नहीं करने वाले। दिस इज अ पार्ट ऑफ एनालिटिक्स एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे हम लोग एनालिटिक्स और किसकी बात कर रहे हैं? इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा हायर लेवल वर्क है। तो हायर लेवल वर्क है मतलब आपका थिंकिंग भी कौन सा चाहिए? थोड़ा बड़ा वाला चाहिए। ये चीज हर एक बिजनेसमैन को जाननी बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेसमैन है वो एक ही चीज देखता है, भाई मुनाफा हो रहा है या नुकसान। अगर खोट का धंधा हो रहा है तो बंद कर दो, अगर फायदा हो रहा है तो आगे कंटिन्यू करो। तो हमें जानना है फायदा हुआ है या नुकसान। तो ये पूरा चैप्टर उसके बारे में। इस चैप्टर की खूबी ये कि इस चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो यहाँ पे मुझे 1 घंटा लगेगा सम करने में। मतलब घंटा मुझे नहीं लगेगा, मुझे 20-25 मिनट लगेगी, आपको लिखने में दूसरे 20-25 मिनट। तो कुल मिला के 45 मिनट जितना तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं एक लेक्चर के अंदर एक ही सम करवा पाऊंगा। तो मुझे एक लेक्चर के अंदर एक ही सम होने वाला है। हमें हर एक सम करना है क्योंकि हम लोग को इसके बेस तक जाना है। आपके सेकंड टर्म के अंदर जब ये कोर्स स्कूल में चालू होगा, जो लोग की स्कूल चालू हो चुकी है उन सब के अंदर, उसमें होगा क्या, आपके सेकंड टर्म का मैं थोड़ा बहुत इलाज बता देता हूँ। आपका होगा क्या, पार्ट 2 के अंदर 1 to 6 या 1 to 7 चैप्टर्स होंगे। सेकंड टर्म एक ऐसी चीज होती है जो बहुत स्पीड में आती है। आज हम नवंबर के 7 तारीख के अंदर है, बरा अब ये करते करते हम लोग पहुंच जाएंगे दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद हमारा उत्तरायण के बाद तुरंत ही आ जाएगी सेकंड टर्म। इसमें उन लोग ने 6-7 चैप्टर रखे होंगे किसके, ये पार्ट 2 के चैप्टर डाल के रखे होंगे, और 1 to 11 जो आगे के चैप्टर्स है उसमें से भी कुछ चैप्टर्स डाल के रखे होंगे। सो आपका कोर्स जो है ना वो बहुत बड़ा है, पर पेपर खाली 50 मार्क का है। इसमें से इस चैप्टर के अंदर हमें ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इस चैप्टर को हमें 12th के अंदर भी देखना है। और आज से हमारी गिनती पूरी की पूरी है ना, एक ही फोकस होनी चाहिए, दैट इज फॉर द 12th स्टैंडर्ड। 11th का फर्स्ट टर्म वाज द थिंग कि जहां पे आपने समझा कि हम 11th में आए, 10th के अंदर से आए थे, मस्ती मजाक के अंदर थे, ऐसी भावना के अंदर थे कि अच्छा कॉमर्स लिया है, थोड़ा आराम कर लेते, समझते। अब समझ चुके, हमने 6 महीने निकाल दिए। अब हमारा पूरा का पूरा फोकस, कोई भी स्टेप जो है ना वो किधर होना चाहिए कि वो 12th के अंदर हमें कहां पे अफेक्ट करेगा। तो हमें उस फोकस के अंदर जाना है। तो हमारा पूरा पूरा ध्यान कहां पे होना चाहिए? यहाँ पे। अब इस चैप्टर के अंदर जब मैं सम करवाऊंगा तो होगा ये कि जब मैं सम करवा रहा हूं आप लोगों को, तो आपके पास एक चीज आएगी कि आज के दिन पे मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि पहले सम के अंदर आपको खाली 30% समझ में आएगा, 25 से 30%। देन उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई भी बंदा पहले लेक्चर में उतना ही समझ पाता। अगर आपको लगे कि आपको 50% जितना समझ में आ गया, वेरी गुड, आई एम हैप्पी फॉर यू, क्लियर है। पर 25-30% आज समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम लोग दूसरा सम करेंगे तब आपको थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा।
हो सकता है आप आ सकते हो 40% के आसपास, और एक लेक्चर के अंदर करें तो 50-60 के आसपास। तो 5 सम जब तक हम लोग नहीं कर रहे तब तक के लिए आपको किधर भी कुछ ऐसा समझ में नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। आप हमेशा एक क्वेश्चन मार्क के अंदर होगे, सर चल क्या रहा है पता नहीं, हम लोग लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमें थोड़ा थोड़ा पता है, इतना इतना होता है, पर ये क्या हो रहा है। इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस पूरी चीज के अंदर कंटिन्यूटी हमारे लिए मेजर पॉइंट है। फोकस यहाँ पे होना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं उस पर समझना बहुत जरूरी है। उसके अलावा लेक्चर 0 के अंदर मैंने फॉर्मेट करवाया था, वो फॉर्मेट आना बहुत जरूरी है, दैट इज द बेसिक पार्ट। अगर आपको फॉर्मेट ही नहीं आ रहा तो ये तो ऐसी चीज होगी कि आपको अल्फाबेट्स आते नहीं है और आप इंग्लिश के लेक्चर में आके बैठ गए। तो वो फॉर्मेट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर डन। तो ये फॉर्मेट को कर लेना, कुछ भी हो जाए, आपको घर से लिखने को भी दिया होता, अगर मान लो वो नहीं किया हो तो वापस से करें उस फॉर्मेट। अब ये काम किस तरीके से होता है, क्या होता है, वो मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूं। क्लियर है। ये 3 पन्नों का आंसर होगा आपका। 3 पन्ने आप कैसे लिखोगे, तो 3 पन्ने के अंदर आप जो है ना ट्रेडिंग अकाउंट यहां पे बनाओगे, ये पन्ने पे, ये पन्ना जो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट होगा, पीएनएल यहाँ पे होगा, बैलेंस शीट यहाँ पे होगा, पूरा का पूरा पन्ना यूज करोगे, पूरा का पूरा क्या यूज करोगे, पन्ना। क्लियर है, कोई कटौती नहीं करनी है, कोई पेजेस बचाने नहीं। अब जब मैं कर रहा हूं तो मुझे नोटबुक, आपके टेक्स्ट बुक चाहिए, आपकी नोट्स आ जाएगी मंडे तक, आप खाली पेंसिल रखना आपके साथ और टेक्स्ट बुक रखना। एक बेंच पे एक टेक्स्ट बुक चाहिए मुझे पार्ट 2 की, पेंसिल चाहिए, बराबर, पेन नहीं चाहिए, पेंसिल चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 6 है आपका बुक का, वो निकाल के रखो। मैं यहाँ पे खाली फॉर्मेट लिख रहा हूँ और मेरे साथ कोई भी कुछ करेगा नहीं। कैलकुलेटर खास चाहिए होगा, आज बहुत सारा कैलकुलेशन करना है। देखो आपके पास टोटल 3 फॉर्मेट है, 3 फॉर्मेट आप लोग को बनाना है। मैंने एक ही पेज पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट आता है, पूरा पन्ना। ट्रेडिंग अकाउंट के साथ आप लोग लिखो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, जिसका नाम हो क्वेश्चन के अंदर, देखो क्वेश्चन 6 के ऊपर कुछ नाम दिया हुआ है, दीपक, तो यहाँ पे लिख दोगे दीपक। और कौन सी डेट है ट्रायल बैलेंस के ऊपर, 31/3/2015। तो यहाँ पे सब जगह पे दीपक लिख दोगे, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015। चलो ये पहला स्टेप हो गया। अब अगर आपने ध्यान से देखा, यहाँ दोनों पे डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है मैंने, इसके ऊपर मैंने डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ नहीं है, तो डेबिट क्रेडिट यहाँ पे आता नहीं है। दूसरी चीज, अब जब मैं ये फॉर्मेट लिख रहा हूं तो मुझे कुछ कुछ चीजें पहले से लिख देनी है, जो आने ही वाली है, आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, पर हम लोग उसको लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे 8 चीजें लिखनी है। कौन कौन सी चीजें, ये लर्न कर लेना। कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस नेट लॉस, ये हमने लिख के रख देनी है। इसके साथ साथ यहां पे हमारे पास एक परचेज माइनस परचेज रिटर्न और सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये लिख देना है। अब ये सारी चीजें लिखने के बाद हम लोग सम के अंदर स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी तक सम को देखा ही नहीं है, मुझे पता चला फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आ रहा है, मैंने 3 पन्ने पूरे पूरे भर के रख दी। क्लियर है। अब मैं सम को देखना चालू हुआ कि सम में है क्या, करना क्या है मुझे। इतनी चीजें रखने के बाद अब मेरा काम यहाँ पे आएगा। सबसे पहले सम को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, ये टेबल हम लोग ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, और उसके नीचे कुछ बातें लिखी हुई है जिसे एडजस्टमेंट बोलते हैं। एडजस्टमेंट की हमेशा 2 या 2 से ज्यादा इफेक्ट होती है। एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होती है, 2 या 2 से ज्यादा इफेक्ट होती है। क्लियर है। तो एडजस्टमेंट की 2 या 2 से ज्यादा इफेक्ट होती है। अब 2 से ज्यादा का मतलब 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकती है। क्लियर है। तो 2 या 2 से ज्यादा। सबसे पहला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, हमारे पास है क्या, गुड्स ऑफ ₹12,000 लॉस ड्यू टू थेफ्ट। अब इसकी जनरल एंट्री सोचो क्या होती है। हमारी जनरल एंट्री होती थी लॉस ड्यू टू थेफ्ट टू परचेज। क्लियर है। तो मैं क्वेश्चन के अंदर पहले देखता हूं लॉस ड्यू टू थेफ्ट किधर दिया हुआ है ना, किधर भी दिया हुआ नहीं है। मुझे क्या परचेज दिया है, हाँ एडजस्टेड परचेज दिया, तो मैं एक टिक मार्क लगाऊंगा। मैं कितना टिक मार्क लगाऊंगा, एक टिक मार्क। आप भी एक टिक मार्क लगा दो अपने वहां पे एडजस्टेड परचेज के बाजू में, एक टिक मार्क लगा दो फटाफट। चलो सेकंड पूछते, गुड्स ऑफ ₹15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एट सैंपल। तो जब ये हम लोग एंट्री करते थे तो एंट्री करते थे एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज। अब पूरे क्वेश्चन में देखो एडवर्टाइजमेंट किधर है, नहीं, परचेज तो दिया हुआ है, तो सेकंड टिक मार्क यहाँ पे आ गया, तो दूसरा टिक मार्क भी हमने लगा दिया। तो दूसरा टिक मार्क करो आप लोग। चलो 2 टिक मार्क दिखने चाहिए, एक के ऊपर घुटन घुटन मत करना। क्लियर डन। चलो तीसरा, गुड्स ऑफ ₹16,000 बर्न्ड बाय फायर।
आग लग गई, इसकी एंट्री क्या करते थे, लॉस ड्यू टू फायर टू परचेज। तो लॉस ड्यू टू फायर भी मुझे दिखाई नहीं रहा, परचेज दिखाई दे रहा है, मैंने तीसरी टिक मार्क कर दी। चलो अब हमारे पास आ रहा है गुड्स ऑफ ₹1500 गिवन एज चैरिटी। 1500 के गुड्स हमने क्या दे दिए, चैरिटी में दे दिए। तो हमने यहाँ पे चैरिटी टू परचेस लिखते थे, चैरिटी किधर दिखाई दे रही है, चैरिटी डोनेशन नहीं दिखाई दे रहा है, परचेस दिखाई दे रहा है, परचेस पे 4। तो मुझे पता चला परचेस पे कितने टिक मार्क आ रहे हैं, 4 टिक मार्क आ रहे हैं। क्लियर डन। तो मैंने सबसे पहला फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट बनाने के बाद कुछ बेसिक बातें लिख दी, कैपिटल परचेस माइनस परचेस, सेल्स माइनस सेल्स। तीसरा मैंने एडजस्टमेंट पढ़ा और मैंने टिक मार्क किया। चौथा अब मैं एडजस्टमेंट सॉल्व करने जा रहा हूं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, एडजस्टमेंट सॉल्व करने जा रहा हूं। चलो अब एडजस्टमेंट सॉल्व करने जाते हैं। सबसे पहला है गुड्स ऑफ ₹12,000 लॉस ड्यू टू थेफ्ट। अब मैं यहां पे एक तो घाटा हुआ है, चोरी हो गई तो मुझे घाटा, घाटा हमेशा लिखा जाता है पीएनएल अकाउंट में। घाटा कहां पे लिखा जाता है, पीएनएल। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लॉस ड्यू टू थेफ्ट। कितने रुपए की चोरी हुई, 12,000। अब मुझे पहले ये बताओ, ये परचेज में से कम हो जाएगा, परचेज की वैल्यू आपको दे के रखी, देखो परचेज और सेल्स दोनों की वैल्यू दे के रखी, परचेज और 8 लाख और 12,91,000। मुझे ये बताओ परचेज की वैल्यू कौन सी होगी, क्यों 8 लाख होगी, परचेज एक तो डेबिट होता है, दूसरी चीज थोड़ा दिमाग भी लगाओ, एक जनरल नॉलेज होता है 99% परचेज की वैल्यू कम होती है, सेल्स की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा। परचेज की वैल्यू क्या होती है और सेल्स की वैल्यू क्या होती है, तो परचेज हमेशा डेबिट होगा। क्लियर है, तो वो भी एक लॉजिक से हम लोग जा सकते हैं। 99% की बात करो, 8 लाख रुपए हो गए हमारे, माइनस हम लोग यहां पे लिख देते लॉस ड्यू टू थेफ्ट। कितने रुपए, 12,000 रुपए। चलो फिर उसके बाद हम लोग वापस से जाते, हमारा आगे का क्या है, गुड्स ऑफ ₹15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज, गुड्स ऑफ ₹15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 15,000 का सैंपल दे दिया, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पीएनएल में आता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अगर आपने फॉर्मेट लिखा हो तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितने रुपए के थे, 15,000 रुपए। और ये भी हमारा यहां से माइनस हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट लिख देता हूं भाई, कितने रुपए, 15,000 रुपए। चलो तो हमने दो इफेक्ट दी, एक यहाँ पे इफेक्ट दी और एक हमने यहाँ पे इफेक्ट दी। चलो तीसरे पे जाते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है, 16,000 के गुड्स जल गए, जल जाते तो मुझे एक और घाटा हो जाता है, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर। कितने रुपए का गुड्स जल गया, 16,000। और यहां पे मैं माइनस लिख दूं, माइनस लॉस ड्यू टू फायर 16,000 रुपए। चलो फिर उसके बाद मैं वापस जा रहा हूं, 1500 की चैरिटी कर दी मैंने, 1500 की चैरिटी कर दी, तो एक तो मैं चैरिटी लिख देता हूं, खर्चा हो गया चैरिटी 1500 और यहां पे माइनस चैरिटी 1500। अभी कुछ कैलकुलेशन मत करना। अब सुनो, अगर ध्यान से देखो, मैं जैसे लिख रहा हूं तो मैंने ना तो पहला ऊपर वाला पार्ट चालू किया, मैंने बीच में किधर लिखना चालू कर दिया। क्लियर है, वो धीरे धीरे आप भी प्रैक्टिस हो तो समझ आओ। तो आपको ऊपर के पार्ट पे कभी भी लिखना नहीं है, आपको ऊपर की जगह छोड़ के रखनी है, आपके ऊपर की जगह क्या करनी है, छोड़ के रखनी है। क्लियर है, तो मैंने ये लिख दिया। सारे एडजस्टमेंट हो गए, सारे एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट हुई, 2। वापस से एक बार रिपीट कर ले हम लोग। सबसे पहला जो इफेक्ट था वो चोरी हो गए थे, तो परचेस में से मैंने माइनस किया और दूसरा पीएनएल अकाउंट में लिखा। दूसरा एडजस्टमेंट था, हमने सैंपल्स दे दिए, तो एडवर्टाइजमेंट वाले परचेस में से माइनस किया और यहाँ पे लिख दिया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तीसरा था आग लग गई, तो परचेस में से मैंने माइनस किया और यहाँ पे लिख दिया लॉस ड्यू टू फायर। फिर चैरिटी किए थे, दान धर्म, तो यहाँ से माइनस किया और यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, पक्का? क्लियर है, हर एक चीज की दो इफेक्ट। अब हम लोग जाते हैं ट्रायल बैलेंस पे। अब हमारे पास है ये ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस वाला पार्ट है, इसको हमें लिखना है। अब ट्रायल बैलेंस को है ना हम लोग ऐसा करते हैं, व्हाइट में लिखते हैं, तो आपको डिफरेंशिएट पता है, येलो वाला एडजस्टमेंट था, व्हाइट वाला हमारा क्या है, नॉर्म। अब ये ट्रायल बैलेंस होता है क्या, देखो आप सबके घर पे हाउस हेल्प आते होंगे बर्तन करने के लिए। वो बर्तन जब करके जाते हैं ना, तो वो बर्तन पता है एक આપણે તો તબડકું જેવું રાખેલું, એમાં બધા વાસણ મૂકીને જતા રહે, સાફ પેલું કરીને, હવે પછી કેવું વાસણ गोठवाना है। तो जब बर्तन को आपको रखने होते हैं तो वो क्या एक साथ उसके अंदर सारी चीजें, कटोरी भी है, थाली भी है, चम्मच भी है, बरा आपके पास सारे यूटेंसिल्स उसके अंदर है। अब आप क्या करोगे उसको, अगर आपने कभी भी बचपन में या तो अभी भी कर रहे हो, तो वासन गोठवन करो तो एमांथी जे हाथमां આવે ને ત્યાં મૂકતા જાઓ ડ્રોર ની અંદર। ભાઈ ચમચીઓ એક સાથે હાથમાં તો ચમચી વાળા ડ્રોર માં રાખો, તપેલી હાથમાં તપેલી જગ્યાએ રાખો,
થાળી હાથમાં થાળીની જગ્યાએ રાખો, કરते हम लोग સેમ ચીજ. हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस वो તબડકું છે. આપણે હવે વિચાર કે આપણે ક્યાં ક્યાં મૂકી શકીએ વસ્તુને. આઈધર ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ ડેબિટ સાઈડ ઉપર મૂકી શકીએ, આઈધર ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઈડ ઉપર મૂકી શકીએ, આઈધર પીએનએલ એકાઉન્ટ ડેબિટ સાઈડ ઉપર મૂકી શકીએ, આઈધર આપણે પીએનએલ એકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઈડ ઉપર મૂકી શકીએ, બેલેન્સ શીટમાં લાયબિલિટી અને બેલેન્સ શીટમાં એસેટ. તો ટોટલ આપણી પાસે 6 ખાના. ટોટલ આપણી પાસે કેટલા ખાના છે? 6 ખાના. તો આપણે 6 ખાનામાં ગોઠવવાના છે. ક્લિયર ડન. अब ट्रेडिंग अकाउंट में कई कई वस्तु आवे, तो ट्रेडिंग अकाउंट ની અંદર આવે गुड्स અને પ્રોડક્શન રિલેટેડ ઇન્કમ એક્સપેન્સ. ગુડ્સ અને પ્રોડક્શન રિલેટેડ ઇન્કમ એક્સપેન્સ. પીએનએલ એકાઉન્ટ માં શું આવે? તો जनरल इनकम एक्सपेंस. અને બેલેન્સ શીટ માં શું આવે? एसेट्स અને लायबिलिटीज. क्लियर डन. तो ये थोड़ा बेसिक सा दिमाग याद रखना. चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं. कैपिटल और ड्राइंग्स, दो चीजें दी हुई है, कैपिटल और ड्राइंग्स. मुझे ये बताओ कैपिटल की अमाउंट कौन सी होगी इसमें से? 3 लाख या 18,000? क्यों 3 लाख? क्रेडिट बैलेंस होता है. दूसरी चीज थोड़ा जीके भी लगा दो, कैपिटल हमेशा ज्यादा ही होता है, ड्राइंग्स ज्यादा नहीं हो सकता. क्लियर डन. तो कैपिटल तो 3 लाख रुपए. तो मैंने कैपिटल का एक फॉर्मेट यहाँ पे बनाया था. 3 लाख रुपए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और 18,000 रुपए ड्राइंग्स थे, वो माइनस साइड पे, तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया. तो दोनों चीजें खत्म हो गई. ट्रायल बैलेंस की हमेशा एक इफेक्ट आती है. ट्रायल बैलेंस की कितनी इफेक्ट आती है? एक इफेक्ट. चलो परचेज हमने कर दिया. अब बाकी रहा सेल्स. सेल्स की वैल्यू है 12,91,000. तो मैंने यहाँ पे चला गया 12,91,000 मैंने लिख दिया. चलो फिर उसके बाद वापस जाते हैं. गुड्स रिटर्न और बैलेंस दिया हुआ है डेबिट. गुड्स रिटर्न का बैलेंस क्या दिया हुआ है? डेबिट. डेबिट गुड्स रिटर्न का मतलब होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रायल बैलेंस याद होता है तो सेल्स रिटर्न. क्या होता है? तो हमें खाली सेल्स रिटर्न ही दिया हुआ है 50,000 रुपए. तो हमने यहाँ पे लिख दिया 50,000 रुपए सेल्स रिटर्न. ये हो गया 12,41,000. और परचेज रिटर्न कुछ भी है नहीं. परचेज रिटर्न को क्लोज कर लेते. कैलकुलेटर में 8 लाख माइनस 12,000 माइनस 15,000 माइनस 16,000 माइनस 1,500 7,55,500. ओके 7,55,500. चलो हो गया हमारा ये काम. डन. हैप्पी. ये हमारा हो गया. चलो फिर उसके बाद वापस से आगे जाते हैं. अब हमारे पास दिया है डिस्काउंट. डिस्काउंट की दो वैल्यू दी है, 6,000 और 8,000. अब ये डिस्काउंट क्या गुड्स है? नहीं है. डिस्काउंट गुड्स नहीं हो सकते. गुड्स तो परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न. डिस्काउंट क्या गुड्स है? नहीं है. डिस्काउंट क्या प्रोडक्शन है? नहीं है. तो डिस्काउंट जनरल है. हमारा बिजनेस करने के लिए हमें डिस्काउंट लेना भी पड़ेगा और देना भी पड़ेगा. तो ये पीएनएल में आएंगे. तो दो अमाउंट है, 6,000 और 8,000. तो 6,000 जो डेबिट वाली है वो डेबिट साइड पे लिख दो, क्रेडिट वाली कहां पे लिख दो? क्रेडिट. तो डिस्काउंट में लिख देता हूं यहाँ पे डिस्काउंट 6,000 और यहाँ पे लिख देता हूं डिस्काउंट 8,000. चलो फिर उसके बाद रेंट हमारे पास डेबिट साइड पे दिया है. रेंट ना तो गुड्स है ना तो प्रोडक्शन है. तो मैं रेंट यहाँ पे लिख देता हूँ. रेंट 7,000 रुपए. देख लो एक बार, रेंट 7,000 रुपए आपके बुक के अंदर. हाँ. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. चलो डेटर्स और क्रेडिटर्स कहां पे आते हैं? डेटर्स डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस होता है. क्रेडिटर्स का पर डेटर्स आते कहां पे? ट्रेडिंग में आते. क्या वो गुड्स है? नहीं. क्या वो प्रोडक्ट्स है? लायबिलिटी या एसेट? डेटर्स लायबिलिटी है या एसेट? एसेट है. हमें पैसा लेना है, जिससे पैसा लेना है वो हमारी क्या बन जाती है? एसेट. क्लियर है. और जिसको पैसा देना है वो क्या बन जाता है? लायबिलिटी. लॉजिक क्लियर. डन. तो यहाँ पे हमारे पास डेटर्स और क्रेडिटर्स की अगर बात करो तो डेटर्स क्या है? तो डेटर्स हमारे एसेट है. तो डेटर्स कितने रुपए के? 1,10,000 शायद से. हाँ. और क्रेडिटर्स हमारे हैं 90,000. चलो फिर उसके बाद कमीशन हमारा डेबिट बैलेंस है. कमीशन हमारा जनरल एक्सपेंस है. तो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे कमीशन हमारा है 8,000 रुपए. चलो फिर उसके बाद दिया है कमीशन के बाद बिल्स हमारे पास दो तरीके के, 20,000 और 30,000. ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल की बात है. बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट होता है और बिल्स पेएबल हमारा लायबिलिटी. जो एसेट है उसको हम लोग लिखेंगे एसेट साइड पे. बिल्स रिसीवेबल डेबिट बैलेंस होता है एसेट का 20,000 रुपए. और बिल पेएबल जो है उसको हम लोग लें. बिल पेएबल कितने रुपए? 30,000. चलो
फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, ये दोनों हमारे लिए एसेट है, कैश और बैंक दोनों हमारे लिए एसेट है, तो दोनों एसेट साइड पे लिख देंगे। कैश कितने रुपए है कैश बताओ, 20,000, और बैंक बैलेंस 90,000, चलो ठीक। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी, ये तीनों तीन हमारे वापस से क्या है, एसेट, तो एसेट साइड पे लिख देते हैं बिल्डिंग फर्नीचर और मशीनरी। बिल्डिंग की वैल्यू बताओ 1,50,000, फिर दूसरा क्या है, बिल्डिंग के बाद क्या है, फर्नीचर, हाँ फर्नीचर 40,000, हाँ मशीनरी, हाँ 3,00,000, ओके। अब अगर आपने ध्यान से वापस से देखा हो तो मैंने क्या किया, जब बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे लिखने की बारी आई तो डेटर्स बिल्स रिसीव कैश को मैंने बीच में से लिखा, पर जैसे ही बिल्डिंग फर्नीचर मशीन है उसको मैंने ऊपर की साइड पे लिखा। सर ऐसा क्यों किया, तो एक सिंपल सा रीजन ये होता है कि देखो जो हमारी फिक्स एसेट है जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन करंट एसेट, उसको हम लोग ऊपर दिखाते हैं और करंट एसेट को हम लोग कहां पे लिखते हैं, नीचे की तरफ। सर हमें कैसे पता है, ओवर प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगा। जो बड़ी बड़ी चीजें जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसको ऊपर रखो। अब ये लॉजिक याद रखने के लिए लॉजिक क्या है, समझो आपके घर पे आपका आपने एक नया घर लिया है, एक अच्छा सा घर खरीदा आपने, और आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं सब लोग दिखाने, और आपने बोला लाओ घर दिखाता हूं। अब घर कहां से दिखाओगे, ड्राइंग रूम से दिखाओगे या चौकड़ी से दिखाओगे, ड्राइंग रूम, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चा हम लोग ड्राइंग रूम में ही करते हैं, क्योंकि वही एक्टर घर पे लोग आना है, वो थोड़ा कि આપણે ના हमारे चौकड़ी जोरदार बनाई हम चकली वकली जो ऑटोमेटिक नहीं करते। तो वो सारी चीजें करंट चीजें नीचे रखो, फिक्स चीजें सारी कहां पे रख दो, ऊपर रख दो। क्लियर है, तो ये लॉजिक खाली याद रखना, इसलिए आपको किसी दिक्कत ना। सर हमने अगर ऊपर नीचे लिख दिया तो कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी, मार्क्स मिलेंगे, हाँ मिल जाएंगे, बट दैट इज द थिंग कि आपकी ये चीज दिखाई जाती है कि आपका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा है ना उतना आपको समझ ज्यादा है सब्जेक्ट की। क्लियर है, चलो अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे वेजिस। वेजिस जो होता है वो मजदूरी होती है, और मजदूरी किसे दी जाती है, फैक्ट्री में दी जाती है, तो ये ट्रेडिंग का खर्चा है। मजदूरी देख लेते हैं 60,000 रुपए हमारी, तो वेजिस यहाँ पे लिख दिया हमने 60,000 रुपीज। चल फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स जो अंदर है उसका खर्चा, गुड्स अंदर आ रहे हैं तो वो ट्रेडिंग में जाएगा। कैरेज इनवर्ड हमारे पास वो भी खर्चा 60,000 रुपीज है। 60,000 रुपीज। चल फिर उसके बाद 10% बैंक लोन एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अब मुझे खाली इतना देखो, यहां से लेके यहां तक और ये वाले में अगर आप ध्यान से देखो, ऊपर से लेके अभी तक वाले नाम देखो और ये वाला देखो 10% बैंक लोन इंटरेस्ट ऑन, क्या फर्क है, क्या फर्क है, कुछ नया दिख रहा है उसके अंदर, ऊपर वाले जितने भी नाम से और नीचे वाले नाम के अंदर कुछ नया दिख रहा है? 10% अभी तक के अंदर किसी में भी नंबर्स थे? ये पहला ऐसा है जिसमें कोई नंबर है। नंबर कैसे हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, डेट आ सकता है, उस टाइम पे 2 मिनट के लिए रुक जाने का। यहां पे खतरा हो सकता है, यहां पे क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन एडजस्टमेंट, कि भाई हो सकता है यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट दिया हो जो हमें देखना। तो हम लोग क्या करेंगे, रुकेंगे। बैंक की लोन लियो उसका ब्याज है, बैंक की लोन। अब मुझे ये बताओ 20,000 और 2,00,000 रुपए, बैंक की लोन कितने अमाउंट की होगी, 20,000 या 2,00,000? लॉजिकल चीज है कि लोन की अमाउंट ज्यादा होती है, ब्याज की अमाउंट क्या होती है, कम होती है। क्लियर है, तो लोन की अमाउंट तो 2,00,000 का 10% कितना होता है, 20,000। तो यहाँ पे ब्याज भी कितना दिया हुआ है, अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्लियर है, अगर मान लो यहाँ पे 20 की जगह पे 15,000 दिए होते तो हमें रुक जाना पड़ता, 20 की जगह पे 22,000 दिए होते तो फिर भी रुक जाना पड़ता। भाई यहाँ पे सेम अमाउंट दिया, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लॉजिक सेट हो रहा है। क्लियर डन, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। बैंक लोन जो है वो हमारी लायबिलिटी है, बैंक लोन हमारी लायबिलिटी है, कितने रुपए, 2,00,000 रुपए। और बैंक लोन इंटरेस्ट 20,000 रुपए, ये हमारा खर्चा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। चलो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जब ट्रायल बैलेंस में होता है, व्हेन इट इज इन ट्रायल बैलेंस, तो एसेट में ही दिखाई देता है, ये याद रखना।
क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 40,000 रुपीज, तो मैं एसेट में जाके लिख देता हूं क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपीज। चलो, फिर उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस आ रहा है 1,20,000, एक्सपेंस ही है और ऑफिस का जनरल खर्चा हो गया, ऑफिस एक्सपेंस 1,20,000। अब अगर सम को यहां तक हमने पूरा कर लिया है, अब हमें खाली टोटलिंग ही करना है। सम को खाली देखो, ऊपर यहाँ पे जगह है कुछ, यहाँ पे भी ये पूरा, यहाँ पे इतनी जगह छूट गई है, यहाँ पे बीच में इतनी जगह रह गई, यहाँ पे भी जगह रह गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपको चिपक चिपक के लिखने को बोलता नहीं है, पूरा पन्ना अपना है, जहां पे लिखना चाहो वहां पे लिख दो, बस खाली आप टोटल कर दो। आपके पास टोटलिंग का सेम लेजर जैसा ही फंड है, टोटल कर दो, ये दो लाइन एक साथ होनी चाहिए, एक ही जगह पे होनी चाहिए, क्लियर डन। इसका टोटल है 1,41,000। मुझे गैप बताओ 1,41,000 में से ये सारा माइनस करके मुझे बताओ। $1,41,000 माइनस 60 माइनस 7,55,500 कितना आ रहा है? जोर थी बोली। 3,65,500 भाई, सबका ये आ रहा है। देन ये जो जीपी है वो जीपी यहां पे चला जाता है, जीपी यहां पे चला जाता है 3,65,500। अब इन दोनों का टोटल करो, 3,65,500 प्लस 8,000, 3,73,500। अब यहां पे गैप, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब मुझे गैप बताओ माइनस करके, 1,68,000। ओके, अब ये नेट प्रॉफिट, यहां पे हमने नेट प्रॉफिट लिखा था, वहां पे 1,68,000 पे। अब सुनना मेरी बात, दो प्लस है और एक माइनस है, वो फास्ट ना करता। 3 लाख प्लस 1 4,68,000 माइनस 18,000 करो ना, 4,50,000 आओ जी, आ रहा है 4,50,000। हाँ, ये साइड वाले बच्चे जितने भी बैठे वो एसेट साइड का टोटल करो, ये साइड वाले जितने भी बच्चे बैठे वो लायबिलिटी साइड का टोटल करो। हेलो एवरीवन, क्विक अनाउंसमेंट, अगर आप अहमदाबाद में हैं तो आप पर्सनली हमारे पास ऑफलाइन बैचेस में आ सकते हैं, फिजिकल क्लासेस में, जहां पे आप सैटेलाइट और साउथ भोपाल एरिया में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं, तो हमारे पास पर्सनली आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम्स यहाँ पे होती है, कंडक्ट होते हैं, और हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में 7 सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाते हैं। आप अलग अलग जगह पे है गुजरात के, और गुजरात बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं, तो आप सारी जो नोट्स है वो कौटिल्य बैच जो करके हैं, आप सारे वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। आप यूकेआईसी ऑनलाइन जो है वो एंड्रॉयड आप यूजर है तो आप उसमें से ऐप डाउनलोड करके ये जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जितने भी वीडियोस होंगे हमारे उसकी सारी नोट्स उसमें होंगी, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। पर इस बार हम लोगों ने लॉन्च किया है कौटिल्य प्लस, जिसमें हम लोग कॉमर्स इजी बुक्स भी देते हैं, जिसमें हम डिटेल्ड वर्जन देते हैं आपके पढ़ाई के लिए। एक जो है वो एक एक्स्ट्रा प्लस ऑन एड ऑन हो जाएगा, जिसमें आप हर चीज़ बहुत इजीली पढ़ पाएंगे। ठीक है, हमने अकाउंट सेट्स के लिए तो स्पेस भी छोड़ी है जहाँ पे आप अपने हिसाब से सम्स कर सकते हैं, और इको भी हमें जिस हिसाब से बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, कोई में समरी नोट्स भी दी है, तो उस हिसाब से आप कॉमर्स इजी नोट, तो 4 सब्जेक्ट की आपको नोट्स डिलीवर होती है आपके घर पे। और हमने इस बार टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किए हैं कि काफ़ी बच्चों का ऐसा होता है मैम हम वीडियोस देख लेते हैं पर पता नहीं चलता इवैल्यूएशन के लिए कि मुझे कितने मार्क्स आएंगे, तो उन सारे लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज है जो 3,500 रुपीज़ की, मतलब अगर आप दोनों को कंबाइन करें तो 8,000 का है, जो आपको 6,500 में पूरा मिल जाएगा। मतलब हम आपको एक शेड्यूल सेंड करेंगे और उस हिसाब से आपको एग्जाम्स देनी रहेगी। तो ये कौटिल्य प्लस जो है वीडियोस यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा आपका 11th क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा कौटिल्य, उसका थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है, कौटिल्य प्लस का थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है। और अगर आप iOS के हैं तो आप हमारे वेबसाइट थ्रू लॉगिन कर सकते हैं और उसमें से ये पूरा कोर्स आप देख सकते हैं। और जो लोग 12th स्टैंडर्ड में हैं और आप अगर 12th में आएंगे तो हमारे 12th के लिए एक स्पेसिफिकली बहुत ही फोकस्ड कोर्स है, दैट इज कॉमर्स के बाजीगर्स,
ठीक है, जो आपको चारों चार सब्जेक्ट अकाउंट, सेट्स, इको, बीफ पूरा आपको वहाँ पे पढ़ाया गया है। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, जो है 9,999 10,000 रुपीज़ का कोर्स है, जिसमें आपका पूरा 12th कवर हो जा रहा है, ठीक है, मेन 4 सब्जेक्ट्स वाला। और बाजीगर प्लस नाम का जो एक कोर्स हमने इस बार लॉन्च किया है, उसमें टेस्ट सीरीज और कॉमर्स इजी बुक्स भी आ जाती है। तो मतलब आप आइडियली देखने जाओगे तो 15,000 में टोटल आपका पूरा का पूरा 12th गुजरात बोर्ड कंप्लीट हो जाता है। मतलब आप एग्जाम्स भी दे रहे हैं, आपके पास नोट्स भी आ गई है और आपके पास वीडियोस भी है, मतलब हर चीज एक ही जगह पे। सो नाउ यू कैन कंटिन्यू विथ योर लेक्चर। 7,70,000 તમે આ સાઈડ નું કીધું 77 લાખ ના આવે 7,70,000 7,70,000 दोनों साइड पे 7,70,000 आ गया। ये सेम ही आना चाहिए, तब जाके हमारा आंसर टैली हो गया। दिस इज द होल सम, क्लियर है। तो 3 पन्नों के पास जाके हमें समझ में आता है कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ प्रोसेस। डू नॉट मेक द थिंग कि आपके दिमाग के अंदर है ना, एक हमें बहुत छोटी सी आदत होती है। हमारी छोटी आदत ऐसी होती है कि हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो लोग क्या होते हैं, हमें हर वक्त पे टॉन्ट लगाना चाहते, आटलो मोटो થઈ ગયો, આટલું ખબર નથી પડતી भाई, इतनी बात समझ में नहीं आती, ये नहीं। मैं यहाँ पे आप लोग को बोल रहा हूँ, रिलैक्स, नहीं समझ में आएगा। पहली बार हम लोग कर रहे, पहली बार अगर कुछ भी करो तो वो बकवास ही होता है। वो योगा भी करो ने તમે, तो તમે योगा करता हसવું જ આવે। બરાબર, આપણને આટલા પગ ઊંચા કરતા ન થાય, પગ જ ઊંચા ન થતા ચાલે, અને આપણને અંદરથી શરીરમાં આવ્યું કે મેં કેટલું વેલું આપી દીધું, પગ ઊંચો જ નહીં થતો। होता है, होता है। सी दैट इज विथ एवरीवन। अपने दिमाग को ये जोड़ दोगे कि મને ખબર જ નથી પડતી, મને આવડતું જ નથી, મને समझवा માટે टाइम જોઈએ। टाइम के साथ आप मैच्योरिटी आएगी। बट इन दैट केस क्या करना पड़ता है, आपका पैर पहले दिन पे बराबर नहीं हो सकता योगा के अंदर, दूसरे दिन पे नहीं हो सकता, पर 7 दिन रेगुलरली करोगे तो 8वें दिन आपका पैर नॉर्मल के नजदीक तो आना चालू हो जाएगा। आपको 7 दिन देने पड़ेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हो, अभी के टाइम पे, अभी स्कूल चालू हुई है, आपके पास उतना ज्यादा कुछ काम नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपके दिवाली होमवर्क बाकी रखे हो सारे के सारे, तो वो अब आपका काम क्या है, ये मैंने होमवर्क के अंदर यही सम करने, क्वेश्चन नंबर 8 को ही आपको वापस से एक बार करके आना। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट रिसोर्सेज यू आर हैविंग। हम लोग गलती ये करते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को देखते ही नहीं। आपको क्वेश्चन नंबर 8 शांति से, ये रिकॉर्डिंग आ गया, अब वापस से जाओ घर पे, फॉर्मेट बनाओ। पहला स्टेप क्या था, फॉर्मेट बनाना। दूसरा स्टेप क्या था हमारे पास, वो कैपिटल परचेज माइनस परचेज, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न लिखना। तीसरा स्टेप हमने एडजस्टमेंट देखे और उसके साथ टिक मार्क किया। फिर हमने चौथे स्टेप पे एडजस्टमेंट ही सॉल्व किए थे। तो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करने बैठे तो पहला एडजस्टमेंट सॉल्व करो 4 वस्तुना કે બે જગ્યાએ ઇફેક્ટ આપી દી। ઓકે, હવે હું એક એક વસ્તુ મૂકવા લો। आप में से ज्यादातर लोग होमवर्क के अंदर क्या करो, आखू ट्रेडिंग अकाउंट लेसो, छापन चालू, परचेज माइनस आप ट्रेडिंग अकाउंट पर दियो, પછી पीएनएल अकाउंट। इसमें आप सीख नहीं रहे हो, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। दैट इज प्योर डोंकी वर्क। इससे टेम्पररी रिलीफ मिल जाती है, आप टेम्पररी बहुत फ्री हो जाते हो कि हाँ मैं होमवर्क पति, तो दिमाग में गया ही नहीं, उसका मतलब क्या है, खत्म करने का। क्लियर डन। तो वो चीज समझ के, सोच समझ के शांति से करो। समझ में आया, किधर रुक गए, मैं ये भी बोल रहा हूँ, भूल सकते हैं हम लोग, तो रेकॉर्डिंग में એટલો પાર્ટ જોઈ લેવાનો કે ભાઈ આમાં શું કીધું સર, હા આવું કીધું તો ये 10% બેંક લોન, 10%, કારણ કે હવે શું થાય, ઘણી બધી વસ્તુ આપણા મગજમાં ફ્લેશિસ આવતા હોય। ફ્લેશ કેવાય, આ 10% માં કઈ સરે ઉભા રહેવાનું કીધું, શું કામ કીધું તું, યાદ નથી, હશે હવે छोड़ने जवा दी। आपके दिमाग ने आपको याद करवा क्या था, फिर आपको याद आएगा, वो लेक्चर देखो तो हाँ हिडन एडजस्टमेंट हो सके, એટલે ગણતરી કરવાનું કીધું હતું। धीरे धीरे वो मेमोरी बिल्डअप होगी। और ये चैप्टर के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 से लेके शायद से क्वेश्चन नंबर 14 तक है। देखो ना यहाँ पे छेल्लो क्वेश्चन કેટલા માં છે, 14, मतलब 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9 लेक्चर चाहिए। 9 लेक्चर को अगर मैं वीक के अंदर 3-3 लेक्चर भी अकाउंट्स के लूँ ना, तो मुझे 3 हफ्ते लगेंगे। 3 हफ्ते के अंदर होगा कि मुझे लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके साथ साथ है ना, आपकी स्कूल वाले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर नंबर 1 चालू કરી દેશે, ભાઈ ડેપ્રિસિએશન કરી કાઢશે, પછી એ લોકો બિલ્સ ઓફ એક્સચેન્જ, એટલે તમારે છે ને અંદરથી ઉતાવળના પેલા વોલ્કેનો ફૂટવા લાગશે, એ 3 ચેપ્ટર ચાલી ગયા નથી તો આપણે એક જ કહીએ, बराबर। इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ वो भी मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लेक्चर्स को है ना कुछ इस तरीके से हम लोग करें। आज मैंने वहां पे एक लेक्चर करा, यहाँ पे
નેક્સ્ટ વીક થી એક દિવસ હું તમારી સાથે હોઈશ અને પેલા લોકો મને સ્ક્રીનમાં જોશે અને હું સમ કરાઈશ. નેક્સ્ટ ડે ઉપર હું ત્યાં હોઈશ, ત્યાં સમ કરાઈશ અને તમે લોકો મને સ્ક્રીનમાં જોશો. શું કામ? કારણ કે કન્ટિન્યુટી મેન્ટેન રહે. નહીં તો શું થશે, પેલા 3 વીક ચાલશે ને એટલે એમાં વચ્ચે કોઈ રજા પડશે, ડબલ સિઝન છે એટલે બીમાર પડશો, લગ્ન સિઝન હમણાં ટૂંક વારમાં આવી જશે એટલે કંકોત્રી આવવાનું ચાલુ થઈ જશે ઘરમાં, પછી બધા रिश्तेदार ગમશે કારણ કે હોમવર્ક આવે એટલે કે ના 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 મામાને ત્યાં તો જવું જ પડશે આપણે. એટલે ये सारी चीजें हो सकती है, इसलिए हम लोग इसको करने, क्योंकि ये निपटा दे तो 11 मार्क का टेंशन नहीं. मुझे उसके अलावा चैप्टर के अंदर अगर आपको थोड़ा प्लस माइनस भी हो जाएगा डेप्रिसिएशन के अंदर या तो आपके रेक्टिफिकेशन वगैरह में थोड़ा बहुत प्लस है तो मैं 12th में खींच सकता हूँ. मुझे पता है इस चैप्टर को मैं नहीं खींच सकती. इस चैप्टर के अंदर अभी 3 अकाउंट है, 12th में जाते जाते 5 अकाउंट बन जाते हैं. तो मारे એટલા સુધી પહોંચવા માટે મારે આનો બેઝ બહુ સ્ટ્રોંગ કરવો પડે. क्लियर डन? तो वो चीज है हमारे लिए. तो हम लोग इस तरीके से. अब होमवर्क क्या है? होमवर्क के अंदर ऐसा है, मैंने आज क्वेश्चन नंबर 6 करवाया तो आज क्वेश्चन नंबर 6 ही होमवर्क है. कल मैं जब क्वेश्चन नंबर 7 का, कल मतलब जब भी करवाऊं क्वेश्चन नंबर 7, तो होमवर्क के अंदर 6 और 7 है तो वापस से 6 करोगे और 7 करोगे. जब मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊं तो 6, 7 और 8 है होमवर्क के अंदर. होमवर्क बुक और क्लास वर्क अलग रखना. क्लियर डन? इसको अब इससे होगा क्या? एक मुझे चाहिए, क्योंकि आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए आधे घंटे का ही बोर्ड में टाइम होगा. तो एक तो स्पीड आएगी, फॉर्मेट बराबर बनता जाएगा. धीरे धीरे 5वें क्वेश्चन मैं फिर છેલ્લા ક્વેશ્ચન 14 માં એવું નહીં કહું બધા ફરીથી કરીને આવો, વચ્ચેથી પાછા નીચેનું કાપતો જઈશ કારણ કે પછી રિપીટેશન થાય એટલે રટ્ટો વાગતો જાય કે ભાઈ એવું થાય તો રટાઈ ગયું છે આમાં આ જ આવે. तो नीचे से मैं काटता भी जाऊंगा, बट इन दैट केस हमें धीरे धीरे अपनी अपनी पोजीशन भी समझ में आए. दूसरा ये प्लेसिंग समझ में आ जाए कि हाँ आमा आવું જ આવે. डेटर 10 વાર તમે डेटर લખો ને એસેટમાં એટલે પછી કોઈ ઊંઘમાંથી પણ ઉઠી મળે डेटर तो કે એસેટમાં આવે લખી કાઢો. क्लियर डन? तो ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी. आपके स्कूल में जब भी चले, मुझे पता नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल के अंदर ये एक चीज हो जाती है कि जब ये चैप्टर चलता है तो एक तो वो लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करवा देते हैं और फिर बोलते हैं चलो હું કહેતો જો આ ક્યાં આવશે એટલે પેલું બાજુમાં લખાઈ દે, આ ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ ક્રેડિટમાં લખવાનું, આમાં લખવાના, जाते કરી લેજો. ये अपने आप नहीं हो सकता. जाते चाहता तो मैं ये पूरी की पूरी चीजें लिख के ही आता और मैं टिकमाक करवा दे, जो અહીંયા લખવાનું, અહીંયા લખવાનું, અહીંયા લખવાનું, અહીંયા ન ખબર પડે. આ જ્યારે હું સોલ્વ કરું ત્યારે જ ખબર પડે કે ક્યાં કઈ વસ્તુ લખવાની. क्लियर डन? तो पेशेंस के साथ इस चैप्टर को मैं इसलिए बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो कर लेना. क्लियर डन? तो ये चीज को हम लोग देख रहे हैं. डन? यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का लिखना है फॉर्मेट के साथ अच्छी तरीके से, स्केल पेंसिल थी फॉर्मेट बनाओ. जो आका हेडिंग जो से બધું मन जो से